छत्रपति शिवाजी महाराज महल के सभी लोगों को बुलाया और करुण स्वर में बोले, बाजी प्रभु जैसे वीरों ने स्वराज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका यह अमूल्य बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके नाम से यह धरती सदैव गौरवान्वित रहेगी। बीजापुर के आदिल शाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस और रणनीति के आगे उसकी एक न चली। उसके प्रत्येक सरदार को महाराज ने बुरी तरह परास्त किया। अंततः आदिल शाह की अकड़ ढीली पड़ गई, उसका घमंड चूर हो गया। मजबूर होकर उसने छत्रपति शिवाजी महाराज से संधि कर ली और उनके स्वतंत्र राज्य को स्वीकार कर लिया। इस जीत से दक्षिण का हिस्सा कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गया, लेकिन महाराज यहीं नहीं रुके। उनकी दृष्टि अब उत्तर की ओर मुगलों पर टिक गई। उस समय दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब जैसा घमंडी और निर्दयी शासक बैठा था। महाराज ने उसके प्रदेश पर आक्रमण किया। ये समाचार सुनते ही औरंगजेब आगबबूला हो गया। उसका अहंकार तिलमिला उठा। बदले की आग में उसने अपना मामा शाइस्ता खान को लाखों सैनिकों, सैकड़ों हाथियों, ऊंटों और तोपों के साथ पुणे पर चढ़ाई करने भेजा। शाइस्ता खान सीरवर, सेवापुर और सासवड़ पर कब्जा करता हुआ आगे बढ़ा और पुरंदर किले को घेर लिया। लेकिन यहीं उसने मराठों की असली शक्ति देखी। वे बिजली की तरह तेज, पहाड़ों पर हवा की तरह दौड़ने वाले, रोटी चटनी खाकर और कंबल ओढ़कर भी युद्ध करने वाले योद्धा थे। मराठा घुड़सवारों की छापा मार पद्धति ने मुगल सेना की नींद हराम कर दी। उनकी फुर्ती और युद्ध कला के आगे शाइस्ता खान की विशाल सेना, हाथी, ऊंट और तोपें सब व्यर्थ साबित होने लगे। थका हारा, परेशान और बुरी तरह त्रस्त होकर अंततः शाइस्ता खान को पुरंदर का घेरा हटाना पड़ा। अब शाइस्ता खान पुणे की ओर बढ़ चला। सबसे पहले उसने चाकन का किला अपने कब्जे में ले लिया। चाकन किले की रक्षा का भार वीर फिरंगोजी नरसाला पर था। उन्होंने अपार साहस और अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए पूरे 2 महीने तक शाइस्ता खान की विशाल सेना और उसकी तोपों का डटकर सामना किया। लेकिन अंततः शाइस्ता खान की तोपों के सामने किले की दीवारें टिक न सकीं। फिर भी फिरंगोजी की वीरता ने शाइस्ता खान को गहराई से प्रभावित किया। इसी कारण उसने फिरंगोजी को लालच देकर शाही नौकरी का प्रस्ताव दिया। किंतु स्वाभिमानी और अटल देशभक्त फिरंगोजी किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे और अंतिम सांस तक अपने किले और स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ते रहे। इसके बाद शाइस्ता खान पुणे में लाल महल में आकर डेरा जमाने लगा। उसकी सेना ने पूरे लाल महल को घेर कर डेरा डाल दिया। पूरे 2 वर्ष बीत गए, परंतु शाइस्ता खान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। वह केवल आसपास के गांवों में सैनिक भेजकर लूटपाट करवाता, लोगों के पशु छीन लाता और किसानों की फसलें बर्बाद करता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सब देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि अब शाइस्ता खान को उसकी करतूतों का उचित सबक सिखाना ही पड़ेगा। लाल महल में शाइस्ता खान का टिकना असल में महाराज के लिए ही अनुकूल था, क्योंकि लाल महल की हर दीवार, हर गुप्त कक्ष, हर खिड़की, हर दरवाजा और हर गुप्त मार्ग से महाराज भली भांति परिचित थे। इसके अतिरिक्त उनके चतुर गुप्तचर शाइस्ता खान की सेना तक में पहुंच चुके थे और वहां से महाराज को महत्वपूर्ण समाचार देते रहते थे। अब महाराज ने निश्चय किया कि रात के अंधेरे का लाभ उठाकर सीधे शाइस्ता खान के महल में प्रवेश किया जाए और उसे उसी के डेरे में परास्त किया जाए। यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि जिस लाल महल में शाइस्ता खान ठहरा था उसके चारों ओर उसकी भारी भरकम सेना चौकसी कर रही थी। दिन हो या रात, महल के हर कोने में सैनिक इस तरह फैले हुए थे जैसे चींटियां और कीड़े मकोड़े। लेकिन ऐसी भयावह परिस्थिति में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अद्वितीय साहस का परिचय दिया और महल के भीतर प्रवेश करने का निश्चय किया। उस रात पुणे की गलियों से एक शादी का बारात जुलूस गुजर रहा था। आगे आगे बाजे बज रहे थे, ढोल ताशे गूंज रहे थे। सैकड़ों स्त्री और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सज धज कर बारात के साथ चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में और कोई पैदल। इसी भीड़ भाड़ के शोर में महल की ओर बढ़ते हुए किसी को शक तक नहीं हुआ। इसी समय महाराज ने अपने भरोसेमंद मावलों के साथ चुपचाप महल की दीवार में एक गुप्त रास्ता बनवाकर भीतर प्रवेश किया। महल के भीतर उस समय गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। शाइस्ता खान गहरी नींद में सो रहा था और उसके अधिकांश सैनिक भी निद्रा में डूबे हुए थे। लाल महल कभी शिवाजी महाराज का ही था, इसलिए वे उसके हर कोने, हर गुप्त कक्ष, हर सीढ़ी और दरवाजे से भली भांति परिचित थे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए महाराज महल के भीतर आगे बढ़े। अचानक तलवार लिए एक साया उनकी ओर झपटा। बिना समय गंवाए महाराज ने अपनी तलवार का प्रहार किया
और वह सैनिक वहीं ढेर हो गया। परंतु जब ध्यान से देखा तो पता चला वह स्वयं शाइस्ता खान का बेटा था। तभी पूरे महल में हल्ला मच गया, चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। इसी हलचल के बीच महाराज तेजी से खान के कक्ष की ओर बढ़े। शाइस्ता खान नींद से जाग चुका था। जैसे ही उसने शिवाजी महाराज को सामने देखा, उसका रक्त सूख गया और वह भय से कांप उठा। जान बचाने के लिए वह खिड़की की ओर भागा, लेकिन तभी महाराज की तलवार बिजली की तरह चली और खान की 3 उंगलियां कटकर गिर पड़ी। किसी तरह अपनी जान बचाकर खान वहां से भाग निकला। इधर महाराज और उनके मावले रात के अंधेरे में तेजी से निकलकर सिंहगढ़ की ओर बढ़ गए। खान के सैनिक पूरी रात उन्हें ढूंढते रहे, परंतु उनका कोई पता न चला। शाइस्ता खान भयभीत और अपमानित होकर सीधे औरंगजेब के दरबार पहुंचा और सारा वृत्तांत सुना दिया। यह सुनकर औरंगजेब का क्रोध भड़क उठा और उसने अपमानित शाइस्ता खान को दंड स्वरूप बंगाल भेज दिया। सूरत की जीत के बाद भी शिवाजी महाराज चैन से बैठने वाले नहीं थे। औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में तबाही मचा रही थी। लोग डर के साये में जी रहे थे। ऐसे समय में महाराज ने सोचा कि दुश्मन को उसकी औकात दिखानी होगी। बस फिर क्या था, उन्होंने सीधे सूरत शहर पर धावा बोल दिया। सोचने वाली बात है, कहाँ पुणे और कहाँ सूरत। इतनी दूर जाकर भी शिवाजी महाराज ने अपनी बहादुरी से ऐसा कारनामा किया कि पूरा मुगल साम्राज्य हिल उठा। उस वक्त सूरत मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था, खजाने और दौलत से भरा हुआ। महाराज ने वहां हमला कर लाखों रुपए लूटे, लेकिन उनकी खासियत यही रही कि नीति और मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। मंदिर चर्च को हाथ तक नहीं लगाया, मस्जिद को भी सम्मान दिया, औरतों को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचाया। बस मुगलों की दौलत उठाई और दुश्मन को साफ संदेश दे दिया, हम लुटेरे नहीं, स्वराज्य के हकदार हैं। ये खबर सुनकर औरंगजेब पागल सा हो गया। उसने ठान लिया कि मराठों का नाम निशान मिटा देगा। इसी के लिए उसने अपना सबसे ताकतवर सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह और अपने भरोसेमंद सरदार दिलेर खान को ढेर सारा खजाना और हथियार देकर शिवाजी महाराज पर हमला करने भेजा। पूरी की पूरी विशाल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। सच कहें तो ये स्वराज्य पर एक बहुत बड़ा तूफान था, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब सूरत से लौटने के बाद सन 1664 में कर्नाटक से एक दुखद खबर आई। पिता शाहजी राजे शिकार के दौरान एक हादसे का शिकार हो गए थे। सोचो जरा, जिस पिता ने शिवाजी महाराज को बचपन से स्वराज्य का सपना दिखाया, उसी पिता का साया अचानक सर से उठ गया। ये खबर सुनकर महाराज का दिल टुकड़ों में बिखर गया। आंखें भीगी, दिल भारी हुआ, लेकिन हालात ऐसे थे कि रुकने का नाम नहीं। दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था और स्वराज्य की नींव अभी मजबूत होनी बाकी थी। महाराज ने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, अब पिताजी नहीं रहे, लेकिन उनका सपना जिंदा है। चाहे जान चली जाए, स्वराज्य का सूरज कभी ढलने नहीं दूंगा। पुरंदर का किला, जो अपनी भव्यता और अजेयता के लिए प्रसिद्ध था, शिवाजी महाराज की शक्ति का प्रतीक था। मुगल सेनापति दिलेर खान जानता था कि जब तक यह किला नहीं टूटेगा, तब तक शिवाजी को हराना असंभव है। इसलिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ पुरंदर को चारों ओर से घेर लिया। मगर किले की रक्षा कर रहे किलेदार मुरारबाजी देशमुख कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनमें अपार साहस और अटूट निष्ठा थी। उनके साथ उनके मावले भी प्राणों की बाजी लगाने को तैयार खड़े थे। मुगलों की तोपें गरजने लगीं। जलते गोले किले की दीवारों से टकराकर आग और धुआं उगलने लगे। बुर्ज गिरने लगे, मचान टूट गए, लेकिन मराठों का जोश तनिक भी कम न हुआ। हर चोट के साथ उनकी प्रतिज्ञा और भी प्रखर होती चली गई। दिलेर खान की सेना धीरे धीरे मचान पर चढ़ आई, मानो विजय उसके हाथों में हो। लेकिन तभी मुरारबाजी की आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने 500 चुनिंदा मावलों को साथ लिया और गर्जना की, हर हर महादेव, यह धरती हमारी है, इसे कोई छू भी नहीं सकता। दरवाजे खुलते ही मराठों का वह सिंहदल बिजली की तरह मुगलों पर टूट पड़ा। तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज उठा, ढालों की चोट से धरती कांप उठी। थोड़े ही समय में मुगलों की विशाल सेना अस्त व्यस्त हो गई। मुरारबाजी और उनके शूरवीर मावले मानो मृत्यु से खेल रहे थे। एक एक वार में वे मुगलों की टुकड़ियां चीर डालते। अंततः मुगलों को पीछे हटना पड़ा। पुरंदर की भूमि पर उस दिन मराठों की शौर्य गाथा अंकित हो गई। मुगल सेना मराठों के प्रहार से टूटी हुई भागती भागती दिलेर खान के डेरे तक पहुंच गई। चारों ओर भगदड़ मच गई। कोई घोड़े से गिर रहा था, कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। छावनी में अफरा तफरी का तूफान था। इसी बीच मुरारबाजी और उनके सिंह से मावले तूफान बनकर मुगलों के डेरे में घुस पड़े।
हर तरफ तलवारों की चमक, ढालों की चोट और चीख पुकार गूंजने लगी। मुरारबाजी मानो यमराज बनकर शत्रुओं पर टूट पड़े। उनकी तलवार कभी किसी की छाती चीर देती तो कभी किसी का सिर धड़ से अलग कर देती। दिलेर खान ने यह दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए। वह तुरंत अपने हाथी की हौदे पर चढ़ बैठा, लेकिन सामने उसे वही ज्वाला दिखाई दी, मुरारबाजी। मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया, फिर भी मुरारबाजी का पराक्रम थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दिलेर खान गरज कर बोला, रुको। सैनिक ठिठक गए। दिलेर खान ने मुरारबाजी को देखते हुए कहा, ऐसे वीर को मैंने आज तक नहीं देखा। मुरारबाजी, अगर तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हें बादशाह का सरदार बनाया जाएगा। जागीर और दौलत तुम्हारे चरणों में होगी। यह सुनकर मुरारबाजी की आंखें अंगारों सी लाल हो उठीं। उन्होंने तलवार लहराते हुए सिंहानाद किया, ओ अधर्मी, हम शिवाजी महाराज के सेवक हैं, उनकी मिट्टी के कर्जदार हैं। तेरी दौलत, तेरे वादे हमारे लिए धूल के बराबर भी नहीं। हमारी एक ही पहचान है, हर हर महादेव। इतना कहते ही मुरारबाजी शेर की तरह छलांग लगाकर मुगलों पर टूट पड़े। उनकी गर्जना से पूरा रणक्षेत्र कांप उठा और उनका शौर्य अमर हो गया। यह समाचार सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि हर किले पर एक एक वीर शहीद होता रहेगा तो युद्ध तो लड़ा जा सकता है, परंतु व्यर्थ में हमारे और भी साथी मारे जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज यह नहीं चाहते थे। कुतुब उल मुल्क और जय सिंह जैसे शक्तिशाली सरदारों की विशाल सेना और उनकी कूटनीति के सामने कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से संधि करने का निर्णय लिया। संधि के समय भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति का परिचय दिया। यह संधि 1665 में हुई। इस संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख मुद्रा मुगलों को देने का स्वीकार किया। बदले में यह ठहराया गया कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज किसी बड़ी सैन्य मुहिम पर निकलेंगे तो मुगल उनकी सहायता करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जय सिंह से मिला और इन्होंने कहा, आप दुख जानते ही हैं, बादशाह के हमलों से हमारा राज्य बर्बाद हो गया है, प्रजा बहुत कष्ट में है, लोग सुखी रहें, इसलिए हमने स्वराज्य का भार अपने कंधों पर लिया है। अब आप भी इस कार्य में हमारा हाथ बंटाइए। हम और हमारी सारी प्रजा आपके साथ रहेंगे। जय सिंह अत्यंत चतुर था। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि करने का सुझाव दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह संधि स्वीकार कर ली। इस प्रसंग में यद्यपि महाराज का आत्मगौरव कुछ कम हुआ, लेकिन स्वराज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने मुगल बादशाह का प्रस्ताव मान लिया। यह संधि 1665 में ही हुई। पुरंदर में यह संधि संपन्न हुई। इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी महाराज को सलाह दी कि वे तुरंत आगरा जाकर बादशाह से भेंट करें। उसने यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वह स्वयं उठाएगा। जय सिंह की इस सलाह के पीछे गहन राजनीतिक सोच छिपी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे, बादशाह कपटी है, धोखेबाज है और विश्वासघाती है। फिर भी स्वराज्य की भलाई और संकट से बचाव के लिए उन्होंने सावधानी पूर्वक यह कदम उठाने का निश्चय किया। अपने दरबारियों के सामने शिवाजी महाराज ने घोषणा की, सर्वनाश टालने के लिए मैं आगरा जाने को तैयार हूँ। जय सिंह की बातों पर भरोसा करके शिवाजी महाराज ने तय किया कि वे बादशाह से मिलने के लिए आगरा जाएंगे। लेकिन यह कोई साधारण सफर नहीं था। जाने से पहले उन्होंने स्वराज्य की बागडोर अपनी पूजनीय माता जिजामाता के हाथों में सौंपी और उनके आशीर्वाद से विदा ली। अपने नन्हे पुत्र संभाजी राजे, विश्वसनीय सरदारों और कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर धन संपत्ति का बड़ा हिस्सा साथ में ले जाते हुए वे आगरा की ओर रवाना हुए। हर कदम पर उनके मन में यह चिंता थी कि क्या यह निर्णय स्वराज्य के लिए सही साबित होगा। निर्धारित समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी राजे के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचे। उस दिन बादशाह औरंगजेब की 50वीं वर्षगांठ का भव्य समारोह था। दरबार ए आम खत्म होने के बाद बादशाह दरबार ए खास में विचार विमर्श के लिए पहुंचा। वहां उसके सामने बड़े बड़े सरदार और सामंत अपनी अपनी प्रतिष्ठा और पद के अनुसार पंक्तियों में खड़े थे। लेकिन औरंगजेब ने जानबूझकर शिवाजी महाराज का अपमान किया, उन्हें पिछली पंक्ति में खड़ा कर दिया। मराठों के शौर्य को बार बार अनुभव करने वाला सम्राट जानता था कि यही एक तरीका है जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज को चोट पहुंचाई जा सकती है। महाराज के सामने जसवंत सिंह जैसे बड़े राजपूत सरदार अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का दिल तड़प उठा। मन ही मन उन्होंने सोचा,
हम तो महाराष्ट्र के राजा हैं, हमारा सम्मान सामने की पंक्ति में होना चाहिए था। यह अन्याय केवल मेरे साथ नहीं बल्कि पूरे स्वराज्य के साथ हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपमानजनक था। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। यह अपमान वे सह नहीं सके। रोष से भरकर छत्रपति शिवाजी महाराज महल से बाहर निकल आए और तुरंत अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे कभी बादशाह का मुंह नहीं देखेंगे। इस घटना का समाचार क्षण भर में चारों ओर फैल गया और महल के वातावरण में हलचल मच गई। औरंगजेब ने चालाकी दिखाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास स्थान को चारों ओर से सिपाहियों का कड़ा पहरा बिठा दिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज कैदियों की भांति बंधन में थे। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गए कि बादशाह ने उनके साथ गहरी विश्वासघात की है और वह कभी उन्हें मुक्त नहीं करेगा। दिन बीतते गए। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने बादशाह से निवेदन किया, हमें अपने प्रदेश, अपने प्रजा के पास लौट जाने दीजिए। परंतु बादशाह ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। अनेक प्रयासों के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगी, तब महाराज ने ठान लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उन्हें इस कैद से बाहर निकलना ही होगा। उन्होंने बहाना बनाकर बादशाह की अनुमति से अपने कई लोगों को दक्षिण भेज दिया। बादशाह ने यह सोचकर अनुमति दे दी कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति क्षीण हो गई है। अब उनके साथ केवल संभाजी महाराज और 2 सेवक ही रोजी तथा मदारी मेहतर शेष रह गए थे। कुछ समय पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीमारी का स्वांग रचा। वे पेट की पीड़ा से कराहने लगे। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पर यह सब एक योजना का हिस्सा था। बीमारी का बहाना करते हुए उन्होंने महल में मिठाई और प्रसाद के पिटारे भिजवाने शुरू कर दिए। शुरुआत में पहरेदार इन पिटारों को खोलकर देखते थे, परंतु धीरे धीरे उनकी सावधानी ढीली पड़ गई। एक दिन सायंकाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सेवकों को अपनी योजना बताई। मदारी उनके पास बैठकर उनके पैर दबाता रहा ताकि पहरेदारों को कोई संदेह न हो। और उसी रात छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज अलग अलग पिटारों में बैठ गए। ये पिटारे महल से बाहर लाए गए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। वहां उनके वफादार सेवक घोड़ों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। हीरोजी और मदारी बहाना बनाकर वहीं रुक गए और अपने प्राणों को दांव पर लगाकर महाराज को सुरक्षित निकलने में अद्वितीय योगदान दिया। अगले ही दिन जब यह समाचार औरंगजेब को मिला तो उसका क्रोध भयंकर रूप ले बैठा। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया और पूरे दरबार में भय का वातावरण छा गया। उसने चारों ओर गुप्तचर भेजे, किंतु महाराज का कहीं पता न चला। उधर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेवक मदारी को सम्मानपूर्वक विदा किया और स्वयं अपने साथियों के साथ घोड़ों पर तेजी से चलते हुए पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों को पार किया। मार्ग कठिन था, किंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस के सामने सब कुछ तुच्छ प्रतीत हुआ। उन्होंने संभाजी महाराज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और स्वयं आगे बढ़ते रहे। अंततः वे बादशाह को चकमा देकर कैद से मुक्त हो गए। राजगढ़ में जब महाराज सुरक्षित लौटे तो माता जिजाबाई की आंखों में आंसू भर आए। यह आंसू पीड़ा के नहीं बल्कि अपार हर्ष और गर्व के थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 2 माह पश्चात संभाजी महाराज भी सुरक्षित राजगढ़ लौट आए। इस प्रकार अपनी वीरता, बुद्धिमानी और अटूट साहस से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बादशाह की कैद से मुक्त होकर समूचे भारत को दिखा दिया कि स्वतंत्रता का दीपक कोई ताकत बुझा नहीं सकती। शिवाजी महाराज ने जब जय सिंह को 23 किले सौंपे थे, तब से वे किले अब भी मुगलों के अधिकार में ही थे। उन्हीं में से एक था पुणे के समीप स्थित कोंढाणा किला। एक दिन माता जिजाबाई ने अपने पुत्र से करुण स्वर में कहा, शिवबा, स्वराज्य की धरती पर इतना मजबूत और महत्वपूर्ण किला पराए हाथों में हो, यह हमारे लिए अपमान जैसा है। उसे हर हाल में वापस लाना ही होगा। माता के शब्दों ने शिवाजी महाराज के हृदय को जैसे झकझोर दिया। वे स्वयं भी भीतर ही भीतर इस बात से व्यथित थे कि स्वराज्य की छाती पर कोंढाणा जैसे दुर्ग पराई सत्ता का झंडा लहरा रहा है। जिजा माता और शिवाजी दोनों के मन में यह पीड़ा चुभती रहती थी। तानाजी मालुसरे प्रारंभ से ही महाराज के सबसे प्रिय और भरोसेमंद साथी थे। कोंकण प्रांत के महाड़ के पास उमरठे गांव में उनका निवास था। तानाजी का स्वभाव ही ऐसा था कि महाराज का आदेश सुनते ही वह बिना विलंब किए प्राणों की बाजी लगाकर उसे पूरा करने निकल पड़ते। वह केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी एक योद्धा था। उसकी चौड़ी छाती,
शक्तिशाली भुजाएं और निर्भीक दृष्टि उसके साहस की गवाही देती थीं। लेकिन केवल बल ही नहीं, उसकी बुद्धि और चतुराई भी असाधारण थी। सबसे बढ़कर शिवाजी महाराज के प्रति उसकी अटूट निष्ठा और असीम प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। महाराज का हर सपना तानाजी का जीवन बन जाता था। तानाजी मालूसरे उन दिनों अपने पुत्र रायबा के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। घर आंगन में मंगलगान गूंज रहे थे। रिश्तेदार और गांव वाले उत्साह से तैयारियों में लगे थे। रायबा उनका इकलौता बेटा था, इसलिए तानाजी भी मन से बड़े आनंद में डूबे हुए थे। विवाह में केवल 4 दिन शेष थे। तानाजी ने मन ही मन सोचा, यह तो बड़ा शुभ अवसर है, क्यों न मैं स्वयं जाकर महाराज और माँ साहेब को भी आमंत्रित करूं। उनके बिना तो यह खुशी अधूरी ही रहेगी। वे अपने प्रिय साथी शैलार मामा को साथ लेकर शिवाजी महाराज के दरबार पहुंचे। वहां शैलार मामा ने आदर पूर्वक निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, रायबा का विवाह निश्चित हुआ है। आपका सान्निध्य इस अवसर को पूर्ण करेगा, कृपा करके पधारें। शिवाजी महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शैलार मामा, आपकी खुशी में हमारा भी मन मग्न है, परंतु हम विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। स्वराज्य का ध्येय अब भी अधूरा है। कोंढाणा किला वापस लेना है और उस अभियान की तैयारी में हम स्वयं जाने वाले हैं। महाराज के ये वचन सुनते ही तानाजी के हृदय पर मानो बिजली सी गिर पड़ी। वे तत्काल बोले, महाराज, आपके रहते हुए तानाजी जीवित रहकर चैन से अपने पुत्र का विवाह मना ले, यह कैसे हो सकता है? यदि यह दुर्ग जीतना है तो वह कार्य मैं करूंगा। आप स्वयं क्यों जोखिम उठाएंगे? पहले विवाह होगा कोंढाणा का, फिर रायबा का। मुझे यह अवसर दीजिए और केवल आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तानाजी के दृढ़ संकल्प और भावपूर्ण वचन सुनकर महाराज की आंखें भीग उठीं। वे जानते थे कि यह योद्धा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए स्वराज्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा। आशीर्वाद लेकर तानाजी मालुसरे ने प्रण किया कि चाहे जान जाए पर कोंढाणा किला स्वराज्य की झोली में अवश्य आएगा, और इसी संकल्प के साथ उन्होंने विजय की योजना बनानी शुरू की। कोंढाणा किले का किलेदार उदयभान बेहद कठोर और चौकस था। दोनों दरवाजों पर कड़ा पहरा था। तानाजी ने रास्ता खोजा और पश्चिम की खड़ी चट्टान से चढ़ने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में रस्सियों के सहारे तानाजी और उनके मावले शेरों की तरह चट्टान चढ़कर किले पर पहुंचे। दूसरी ओर सूर्याजी अपने साथियों के साथ सबकन्या दरवाजे तक पहुंचे और इशारे की प्रतीक्षा करने लगे। किले में घमासान युद्ध छिड़ गया। मशालों की रोशनी में तलवारें टकराने लगीं, ढालें चमक उठीं। तानाजी का सामना स्वयं उदयभान से हुआ। भीषण संग्राम में तानाजी की ढाल टूट गई। तब उन्होंने अपने दुशाले को हाथ पर लपेट लिया और वीरता से युद्ध जारी रखा। अंततः दोनों ही योद्धा रणभूमि में गिर पड़े। तानाजी के बलिदान से मावलों का मन डगमगा गया, लेकिन सूर्याजी ने उन्हें पुकारा, या तो पहाड़ से कूदकर प्राण त्यागो या दुश्मन से भिड़कर विजय पाओ। मावलों का साहस लौटा और वे टूट पड़े। अंततः कोंढाणा किला स्वराज्य के झोले में आ गया। जब यह समाचार जिजामाता और शिवाजी महाराज तक पहुंचा, महाराज की आंखें भर आईं। उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। जय हिंद, जय भवानी। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।